रॉकेट जो अंतरिक्ष की परिभाषा बदल रहे हैं, कारें जिन्होंने सड़कों का नज़ारा ही बदल दिया, और एक इंसान जिसके विचार शायद मानवता का भविष्य बदल दें। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की, और आज हम वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी उनकी डिटेल्ड बायोग्राफी एलन मस्क में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। हाँ, काफी चर्चित किताब रही है ये। तो क्या है वो असल में? एक जीनियस, या क्या कहें, एक जुनूनी इंसान, या शायद इन दोनों से भी कुछ अलग? ये सवाल तो सबके मन में आता है। आज इस चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि आइजैक्सन की नज़र से मस्क के दिमाग को, उनके इरादों को, उनके काम करने के तरीकों को, और हाँ, दुनिया पर उनके असर को समझना है। बिल्कुल, आइजैक्सन ने काफी करीब से देखा है उन्हें। हम आइजैक्सन के एनालिसिस के जरिए देखेंगे कि कैसे मस्क का वो पैशन है, उनका दर्द, जोखिम लेने की वो कमाल की क्षमता और भविष्य बनाने की जिद, ये सब मिलकर कैसे उनकी कहानी बनाते हैं। ये सारे पहलू जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं जहां से आइजैक्सन करते हैं दक्षिण अफ्रीका 1971 एलन मस्क का जन्म। आइजैक्सन उनके बचपन को एक बहुत जरूरी हिस्सा मानते हैं उनकी कहानी का। हाँ, बेसिक्स वहीं से शुरू होते हैं। उनका बचपन आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पिता एरोल मस्क एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे, बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर, लेकिन आइजैक्सन लिखते हैं कि इमोशनली काफी अस्थिर और कई बार अपमानजनक भी। और पिता का असर बहुत गहरा रहा उन पर। और स्कूल में भी आइजैक्सन बताते हैं उनको भयानक बुलिंग झेलनी पड़ी। वो अक्सर अकेले रहते थे, किताबों की दुनिया में खोए रहते थे। हाँ, और आइजैक्सन इस बात पर जोर देती हैं कि ये मुश्किल माहौल, ये दर्द, इसने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि शायद और सख्त बना दिया। अच्छा। हाँ, जैसे उन्होंने एक तरह का इमोशनल कवच बना लिया हो। किताबों में, खासकर साइंस फिक्शन और टेक बुक्स में, उन्हें सिर्फ पनाह नहीं मिली, एक रास्ता भी दिखा। आइजैक्सन के हिसाब से इन्हीं अनुभवों ने उनके अंदर वो रिस्क लेने की जबरदस्त क्षमता और एक तरह की भावनात्मक दूरी, दोनों के बीज बो दिए। और फिर वो एक किताब आई जिसने कुछ बदल दिया, डगलस एडम्स की द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। हाँ, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आइजैक्सन बताते हैं कि कैसे उस किताब को पढ़कर, खासकर उसका वो सवाल, ब्रह्मांड का अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है, उसने मस्क को एकदम झंझोड़ दिया। यहीं से उनके दिमाग में वो मिशन बनने लगा जो आज भी उनके हर काम में दिखता है, मानवता के अस्तित्व को बचाना और उसे मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। बिल्कुल, ये उनके लिए सिर्फ एक सपना नहीं था, ये जैसे एक पजल सॉल्व करने जैसा था, सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने जैसा। ये बात आइजैक्सन बार बार कनेक्ट करते हैं उनके बड़े फैसलों से। हाँ, ये सिर्फ एम्बिशन नहीं है, ये उनके लिए एक कोर पर्पस बन गया, जैसा किताब में दिखाया गया है। फिर वो अमेरिका आ गए, जिससे वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मानते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, लेकिन आइजैक्सन के मुताबिक उनकी असली लर्निंग हुई सिलिकॉन वैली के शुरुआती दिनों में। वो 90s का इंटरनेट बूम। हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उनकी पहली बड़ी कंपनी थी Zip2, एक ऑनलाइन सिटी गाइड। कॉम्पैक्ट ने उसे खरीदा $307 मिलियन में। अच्छा, पैसा कमाया। फिर आया X.com, ऑनलाइन पेमेंट कंपनी जो बाद में पेपाल बनी, और उसे eBay ने खरीदा $1.5 बिलियन में। इससे मस्क करोड़पति बन गए। यहाँ आइजैक्सन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। वो लिखते हैं कि इस जबरदस्त सक्सेस के बाद ज्यादातर लोग शायद सेटल हो जाते, आराम की जिंदगी चुनते। हाँ, सही बात है। लेकिन मस्क के लिए पैसा कभी मंजिल था ही नहीं, वो तो बस एक साधन था। उस पैसे से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से टकराने का फैसला किया, सस्टेनेबल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर और सबसे बढ़कर स्पेस ट्रैवल को आम बनाना। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, यहीं से मस्क की वो बड़ी महत्वाकांक्षाएं सामने आती हैं। और वो कहानी है स्पेस एक्स की। 2002 में स्पेस एक्स की शुरुआत हुई एक ऐसे आइडिया के साथ जिसे उस वक्त ज्यादातर लोगों ने, यहां तक कि स्पेस इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी बिल्कुल पागलपन कहा था। हाँ, कि प्राइवेट रॉकेट बनाना, और वो भी इंसानों को मंगल पर बसाने के लिए, ये तो मजाक लगता था। आइजैक्सन उस दौर का जिक्र करते हैं जब लोग सचमुच उन पर हंसते थे, कहते थे रॉकेट बनाना कितना महंगा है, कितना मुश्किल, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मस्क ने अपनी पेपाल वाली कमाई का लगभग सारा पैसा, करीब $100 मिलियन इसमें लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा पर्सनल रिस्क था। बहुत बड़ा, और शुरुआती नतीजे तो भयानक थे। आइजैक्सन उन पलों को काफी डिटेल में बताते हैं। हाँ। पहला रॉकेट लॉन्च फेल, दूसरा फेल, तीसरा भी फेल। हर फेलियर का मतलब करोड़ों डॉलर का नुकसान। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी।
इन्वेस्टर्स भाग रहे होंगे। हाँ, इन्वेस्टर्स भाग रहे थे, टीम का मोरल डाउन था। आइजैक्सन लिखते हैं कि मस्क खुद भी बहुत स्ट्रेस और प्रेशर में थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना, वेंट ऑल इन। उन्होंने सच में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और फिर आया वो चौथा लॉन्च 2008 में। आइजैक्सन इसे एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐतिहासिक पल बताते हैं। बिल्कुल, अगर वो भी फेल होता तो स्पेसएक्स शायद खत्म हो जाता। लेकिन वो सफल रहा। फाल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल रॉकेट बन गया। और उस एक सफलता ने सब कुछ बदल दिया। आइजैक्सन बताती हैं कि कैसे इसने न सिर्फ स्पेसएक्स को बचाया, बल्कि नासा का कॉन्फिडेंस भी जीता। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट। नासा ने आईएसएस तक कार्गो पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स के साथ 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट के युग की असली शुरुआत थी। यहाँ आइजैक्सन मस्क की फिलॉसफी का एक जरूरी पॉइंट बताती हैं, फेलियर से सीखना और उसे आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाना। मस्क के लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं था, वो प्रोसेस का हिस्सा था। तो स्पेसएक्स के साथ मस्क आसमान छू रहे थे, पर जमीन पर भी एक रेवोल्यूशन की तैयारी चल रही थी। टेस्ला की बात करते हैं। हाँ, टेस्ला। जब मस्क टेस्ला से जुड़े, पहले इन्वेस्टर के तौर पर, फिर सीईओ बने, तब इलेक्ट्रिक कारें क्या थीं? एक मजाक, धीमी, बदसूरत, गोल्फ कार्ट जैसी लगती थी। रेंज बहुत कम थी। बिल्कुल, किसी को भरोसा नहीं था इन पर। आइजैक्सन बताते हैं कि मस्क ने इस पूरी सोच को ही बदलने की ठानी। उनका लक्ष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं था, उनका लक्ष्य था दुनिया की सबसे अच्छी कार बनाना, जो बस इत्तेफाक से इलेक्ट्रिक हो। हाँ, डिजाइन, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी पर फोकस। पहले आई टेस्ला रोडस्टर, एक स्पोर्ट्स कार जिसने दिखाया कि इलेक्ट्रिक कारें तेज और सेक्सी हो सकती हैं। फिर मॉडल एस, जिसने लग्जरी सेडान मार्केट में हंगामा कर दिया। हाँ, मॉडल एस तो गेम चेंजर थी। ये भी साफ करती है कि ये सफर भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें थीं। ओह हाँ, वो प्रोडक्शन हेल। बिल्कुल, खासकर मॉडल 3 के प्रोडक्शन के टाइम, जिसे मस्क ने खुद प्रोडक्शन हेल कहा। फैक्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स थीं, सप्लाई चेन इश्यूज थे, कंपनी फिर से दिवालिया होने की कगार पर थी। आइजैक्सन उस दौर में मस्क के काम करने के पागलपन को डिटेल में बताते हैं। हफ्ते में 100-120 घंटे, कई रातें फैक्ट्री के फ्लोर पर या कॉन्फ्रेंस रूम में सोना, हर छोटी बड़ी चीज में खुद इन्वॉल्व होना। आइजैक्सन इसे मस्क की उस कोर बिलीफ से जोड़ती हैं, अगर कोई चीज काफी जरूरी है तो आपको उसे करना ही होगा, भले ही हालात आपके कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। वो बताती हैं कि कैसे मस्क का ये ऑल इन एटीट्यूड, जो स्पेसएक्स में दिखा था, टेस्ला को भी बचाने में कामयाब रहा। ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ कंपनियां नहीं है, ये मिशन है। और ये मिशन सिर्फ कारों और रॉकेट तक ही नहीं है ना? आइजैक्सन उनके दूसरे वेंचर्स को भी इसी बड़े विजन से जोड़ते हैं। हाँ, जैसे सोलर सिटी, जिसे बाद में टेस्ला ने खरीद लिया, वो सस्टेनेबल एनर्जी पे फोकस्ड है। और न्यूरोलिंक तो और भी महत्वाकांक्षी है, ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ने का प्रोजेक्ट। मकसद है ब्रेन डिजीज का इलाज और शायद आगे चलकर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। और वो बोरिंग कंपनी, हाँ, वो ट्रैफिक जैम की समस्या से निपटने के लिए अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क बना रही है। तो इन सब में कॉमन धागा है। आइजैक्सन के अनुसार बिल्कुल, इन सभी कंपनियों के पीछे एक ही बड़ा मिशन दिखता है, मानवता के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाना, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो, कॉन्शियसनेस के फ्यूचर को शेप देना हो, या फिर पृथ्वी से आगे जीवन फैलाना हो। लेकिन यहीं पर आइजैक्सन उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ, कि उनका यही जुनून, यही मिशन के प्रति दीवानगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, पर शायद यही उनकी कमजोरी भी बन जाती है। वो कैसे? आइजैक्सन बताती हैं कि मस्क परफेक्शन चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयज को उनकी लिमिट्स तक पुश करते हैं, फेलियर या देरी बर्दाश्त नहीं करते, वो इम्पॉसिबल शब्द सुनते ही नहीं। ये रवैया कमाल के रिजल्ट्स देता है। स्पेसएक्स और टेस्ला इसके उदाहरण है, लेकिन इसकी एक ह्यूमन कॉस्ट भी है। किताब में कई किस्से हैं कि कैसे उनके साथ काम करना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। तो कह सकते हैं कि उनके साथ काम करना मुश्किल है, पर शायद उन्हें रोकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन इस कमाल की ड्राइव और सक्सेस के पीछे एक और कहानी भी है, जिसे आइजैक्सन नजरअंदाज नहीं करते। वो है जुनून की पर्सनल कीमत। मस्क की निजी जिंदगी काफी उथल-पुथल भरी रही है। हाँ, कई रिश्ते, शादियां, पब्लिक में कंट्रोवर्शियल बातें, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। आइजैक्सन एक टर्म यूज करते हैं, द डीमन मोड। हाँ, द डीमन मोड। ये मस्क का वो रूप है जो तब बाहर आता है जब उन्हें लगता है कि मिशन खतरे में है या कोई रुकावट डाल रहा है। अच्छा, कैसा होता है मूड?
इस मोड में, जैसा किताब में बताया गया है, वो बेहद ठंडे, लॉजिक ड्रिवन और कभी-कभी क्रूर भी हो सकते हैं। जैसे सहानुभूति या मानवीय भावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ओह, और जाहिर है ये उनकी करीबी लोगों, एम्प्लॉइज, दोस्त, यहाँ तक कि परिवार पर बहुत भारी पड़ सकता है। ये तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल। और आइजैक्सन इसी विरोधाभास को पकड़ती हैं। वो तर्क देती हैं कि शायद यही डेमन मूड, यही क्रूर तीव्रता स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ों को बनाने के लिए ज़रूरी थी। मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने मिशन के लिए पर्सनल पीस और शायद रिश्तों की स्टेबिलिटी को कुर्बान कर दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या महान अचीवमेंट्स के लिए ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है? आइजैक्सन इसका सीधा जवाब नहीं देती, पर यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है। और एक चीज जो मस्क को बिल्कुल अलग बनाती है, जिस पर आइजैक्सन ने बहुत जोर दिया है, वो है उनके सोचने का तरीका। हाँ, उनका थिंकिंग प्रोसेस। वो ट्रेडिशनल तरीकों से या जैसे हमेशा होता आया है वाली सोच से नहीं चलते। वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, प्रथम सिद्धांतों से सोचना, ये उनके इंजीनियरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का बिल्कुल कोर है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम या गोल को उसके सबसे बेसिक फंडामेंटल ट्रुथ तक तोड़ना। मतलब फिजिक्स के नियम क्या कहते हैं, किसी चीज को बनाने में लगने वाले मटेरियल की असली कॉस्ट क्या है, और फिर वहां से बिना किसी पुरानी धारणा के स्क्रैच से सॉल्यूशन बनाना। कोई उदाहरण दे सकती हैं जैसा आइजैक्सन ने बताया हो? सबसे फेमस उदाहरण तो रॉकेट की कॉस्ट का ही है। पहले रॉकेट बहुत बहुत महंगे थे। मस्क ने पूछा क्यों? उन्होंने पता किया कि रॉकेट बनाने में लगने वाली हर चीज, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर की मार्केट में असल कीमत क्या है। उन्होंने पाया कि कच्चे माल की लागत तो तैयार रॉकेट की कीमत का सिर्फ 2% थी। सिर्फ 2%? हाँ, बाकी सब इंजीनियरिंग, लेबर और ब्यूरोक्रेसी की कॉस्ट थी। तो उन्होंने सोचा अगर हम खुद ही सब कुछ डिजाइन करें, ज्यादातर चीजें इन हाउस बनाएं और रॉकेट को रीयूजेबल बना दें, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो सकती है। और स्पेसएक्स इसी सोच का नतीजा है। बिल्कुल। इसी तरह उन्होंने बैटरी पैक की कॉस्ट कम की और टेस्ला कारें पॉसिबल बनाई। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। निश्चित रूप से। आइजैक्सन बताती हैं कि ये उन्हें अविश्वसनीय रूप से इनोवेटिव बनाता है। वो ऐसे सॉल्यूशन देख पाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। लेकिन इसका कोई डाउनसाइड भी है? हाँ, ये उन्हें कभी-कभी सोशल सिचुएशंस में थोड़ा अलग थलग भी कर देता है। वो प्रॉब्लम्स को लॉजिक और डेटा से देखते हैं, मानवीय भावनाओं या सामाजिक रिवाजों को अक्सर उतना महत्व नहीं देते। जैसा कि आइजैक्सन मस्क को कोट करती हैं, उनका लक्ष्य पसंद किया जाना नहीं है, उपयोगी होना है। और ये सब कुछ किस लिए? आइजैक्सन के अनुसार मस्क का अल्टीमेट गोल क्या है? बड़ा सवाल। आइजैक्सन साफ करते हैं कि मस्क का जो अल्टीमेट गेम है वो है ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को सुनिश्चित करना। मंगल पर बस्ती बसाना। हाँ, मंगल पर एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाना सिर्फ एक एडवेंचरस सपना नहीं है। उनके लिए ये मानवता के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है। उनका मानना है कि पृथ्वी पर कोई बड़ी तबाही आ सकती है, चाहे नेचुरल हो या मैन मेड, और अगर इंसान सिर्फ एक ग्रह तक ही सीमित रहे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इतने वोकल और कंसर्न रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो उसे भी ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। उनका वो फेमस कोट है जिसे आइजैक्सन भी लिखती हैं, मैं मंगल पर मरना चाहूंगा, बस टक्कर लगने से नहीं। हाँ, ये उनकी सीरियसनेस और उनके मिशन के स्केल को दिखाता है। और यहीं पर आइजैक्सन किताब के अंत में वो बड़ा अहम सवाल छोड़ते हैं। हाँ, वो बड़ा सवाल कि क्या मस्क का ये जो अथक जुनून है, ये डीमन मोड, ये रिस्क लेने की क्षमता जो उन्हें इतना सफल बनाती है, क्या यही अंत में उन्हें या उनके मिशन को नष्ट कर देगी? या फिर यही वो क्वालिटीज हैं जो शायद मानवता को बचाने के लिए जरूरी हैं? क्या एक ही इंसान हीरो और विलन दोनों हो सकता है? किताब इस पर सोचने पर मजबूर करती है। तो इस पूरी कहानी से आइजैक्सन की नजर से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है एक बात तो साफ है, दुनिया बदलने के लिए सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं है। उसके लिए एक ऐसा जुनून चाहिए जो आपको सोने ना दे, रिस्क लेने का जिगर चाहिए, और फेलियर्स और डाउट्स के बीच भी टिके रहने का वो कमाल का साहस चाहिए। सही बात है। जैसा कि किताब में दिखाया गया है, मस्क की कहानी शायद ये भी बताती है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन शायद अनस्टॉपेबल होना जरूरी है। हाँ, और शायद भविष्य वाकई उन लोगों का है जो उसे बनाने के लिए थोड़े पागल होने को तैयार हैं। और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए वही सवाल छोड़ना चाहेंगे जो आइजैक्सन ने उठाया है, पर एक अलग एंगल से। ओके। इस चर्चा में हमने मस्क के व्यक्तित्व
और उनके कामों के कई पहलू देखें। जैसा आइजैक्सन ने बताया है, उनका जुनून, उनकी रूथलेसनेस, उनके बड़े लक्ष्य, उनके सोचने की अलग विधि, इन सबको देखते हुए क्या लगता है, क्या मस्क की कहानी के एलिमेंट्स इस तरफ इशारा करते हैं कि उनकी ये इंटेंसिटी आखिर में डिस्ट्रक्टिव साबित होगी, या इस तरफ कि वो मानवता के लिए कुछ स्थायी और पॉजिटिव बनाने में सफल होंगे? सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना शायद हमें इस कॉम्प्लेक्स और प्रभावशाली शख्सियत को समझने की एक और परत दे सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ एलन मस्क पर वॉल्टर आइजैक्सन की बायोग्राफी की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।